हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आपकी ज्ञान क्षमता में काफ़ी वृद्धि होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है नेशनल सिंबल, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक का महत्व क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की विशेष पहचान को दर्शाता है, इसलिए प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक होता है। किसी भी देश की पहचान उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक से ही होती है, जो उस देश को दूसरे देशों से अलग बनाता है। यह राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। प्रत्येक देश की राष्ट्रीय प्रतीक का एक अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशिष्टता होता है। तो इस कारण से हमें अपने भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, नेशनल सिंबल्स के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि नए नए इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। तो यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं दोस्तों। तो इन नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहला जो ये आता है सिंबल, वो है हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज। क्योंकि सबसे पहले हमारे अपने देश के झंडे से ही हम अपने देश की पहचान करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका नाम है तिरंगा। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा इस राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, रेशियो है, वो है 3:2। इसमें समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। इनमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा रंग होता है। तीनों रंगों की समानता के कारण भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इस तिरंगे झंडे के मध्य में एक चक्र होता है, जिसका आकार सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं और यह नीले रंग का होता है तथा यह चक्र सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का महत्व भी जानते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में केसरिया रंग भारत के ताकत और साहस को दर्शाता है। इस रंग को त्याग और बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है। अगला रंग है सफ़ेद। तो सफ़ेद जो है सत्य, शांति और पवित्रता को दर्शाता है, जबकि इस तिरंगे के निचले हिस्से में स्थित नीला रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। अब चलते हैं दोस्तों भारत के अगले राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो वो है हमारा अशोक स्तंभ। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर पूछा जाए कि क्या है, तो अशोक स्तंभ है। इस चिन्ह को मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर हैं, जो 4 दिशाओं में मुंह किए खड़े हैं। इसके साथ ही इसमें एक गोल आधार है। इस गोलाकार आधार की आकृति एक खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है।
इसमें एक हाथी, एक सांड, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सिंह की आकृति बना हुआ है। इस स्तंभ का आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। इसे मूल रूप से मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं भारत के अगले प्रतीक के बारे में, तो वो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो भारत के राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी असाधारण सेवा देने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। इस पदक का आकार पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिसके ऊपर भारत रत्न लिखा होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रतीक के बारे में, तो वो है हमारा भारत का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। तो वो है हमारा जन गण मन। यह भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इस गान को 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यह गान मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित है। इस गान के रचयिता जो हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इस संपूर्ण गान को गाने में 52 या 53 सेकंड का समय लगता है। ऐसे तो नॉर्मली सिर्फ 52 सेकंड ही कहा जाता है कि 52 सेकंड में ही इस गान को खत्म करना होता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। दोस्तों, इस तरह के रोचक जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं भारत के अगले राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो ये हमारा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने इस गीत की रचना संस्कृत में की थी। इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इस गीत को पहली बार सन 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया था। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले चिन्ह के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल जो है वो है कमल। इसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक होता है। अति प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है, जिसके कारण कमल को एक पवित्र पुष्प माना जाता है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में कमल को पवित्रता और वैभवता का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हिंदू धर्म की अधिकांश देवी देवता कमल के पुष्प धारण किए हुए रहते हैं। इसके अतिरिक्त कमल के फूलों का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा आम को भारत
का राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया। आम को सभी फलों का राजा कहा जाता है। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। इस वृक्ष को एकता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार किसी देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार इस वृक्ष पर में कई प्रकार के पक्षियों और जीव के निवास करते हैं। इसे बट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। यही कारण है कि इस वृक्ष को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। इसके अतिरिक्त बरगद के वृक्ष में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय पशु। आज़ादी के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में हमें जो जानवर को शामिल किया गया है वो है हमारा बाघ। यानी यूँ कहा जाए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो है बाघ। आज़ादी के बाद शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन अप्रैल 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने के कारण उसकी तेज फुर्ती घोषित करने का जो कारण था वो है उसकी तेज फुर्ती तथा शक्ति। जंतु जगत में बाघ को पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में बाघ का वैज्ञानिक नाम भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो वो है हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो दोस्तों ये तो बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन है, तो वो है मोर। मोर एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक पक्षी है जो अधिकांश दक्षिण एशिया में पाया जाता है। मोर की सुंदरता के कारण ही मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर कहा जाता है। हिंदू धर्म में मोर को भगवान मुर्गा का वाहन माना जाता है। जंतु जगत के अनुसार मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय लिपि। तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके कारण देवनागरी को भारत की राष्ट्रीय लिपि कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राज्य भाषा या यूँ कहें राष्ट्रीय भाषा, तो वो है हिंदी। भारत सरकार के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि भारत की राज्य भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा का अर्थ होता है, अब बात ये उठती है कि अभी राजभाषा क्या और राष्ट्रभाषा क्या है। तो राजभाषा का अर्थ है जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामकाज में किया जाता है। वर्तमान समय में राज्य भाषा का अर्थ है सरकारी कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा। तो इसलिए राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र की सिर्फ एक ही भाषा होना, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में अलग अलग
जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यानी ये यूँ कहीं यहाँ बहुभाषीय क्षेत्र है। लेकिन अधिकांशतः जगह जो हमें सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं कामकाज में, वो है हमारी राजभाषा हिंदी। तो ये यूँ कहें कि भारत में सरकारी कामकाज के लिए अब धीरे धीरे अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों भारत अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई। तो दोस्तों ये तो हर कोई जानता है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई जो है वो है जलेबी। अधिकांश लोगों एवं वेब पोर्टल में जलेबी को भारत का राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, परंतु सरकार द्वारा इसका कोई भी आधिकारिक विवरण नहीं है। अतः यह कहना उचित होगा कि भारत की कोई भी मिठाई राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। ये भी एक चर्चा का विषय है दोस्तों। अब बढ़ते हैं भारत के अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय खेल। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि जब से भारत ने ओलंपिक के खेल में हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। लेकिन खेल मंत्रालय के द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर प्रथम माह है। इस माह में 30 दिन होते हैं। शक संवत की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। इसी कारण भारत के राजपत्र, आकाशवाणी और संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इस कैलेंडर का भी प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखिए दोस्तों, अगर ये कहें हम लोग जो अंग्रेजी कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें जनवरी फरवरी ऐसे शुरू होता है, लेकिन हमारे शक संवत वाले में चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इस तरह से शुरू होता है दोस्तों। हाँ, यानी कि अंग्रेजी महीने में महीना जो होता है जनवरी से शुरू होता है और हमारा चैत्र मास से शुरू होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों भारत के अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ प्रजाति में शामिल जलीय जीव डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। भारत सरकार के द्वारा इस जीव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में के प्राणियों में शामिल किया गया है। वर्तमान में डॉल्फिन एक संकटग्रस्त जीव है जो विलुप्त होने के कगार पर है। विलुप्त यानी कि अब इसकी बहुत ही कम संख्या रह गई है दोस्तों। यह जीव मीठे एवं अत्यंत साफ सुथरे पानी में रहती है, क्योंकि यह केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जीवित रह सकती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सिंबल के बारे में, तो वो है भारत का राष्ट्रीय नदी। ये दोस्तों, ये तो हमें छोटे बच्चों से ही सिखाया जाता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी एवं सबसे पवित्र नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 2071 है तथा शेष भाग बांग्लादेश में है। भारत में सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गढ़वाल हिमालय की गोमुख से निकली भागीरथी नदी जल देवप्रयाग में मिलती है। इन दोनों नदियों के संयुक्त रूप को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सिंबल के बारे में, तो वह है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा।
और वो है रुपया। इंग्लिश में कहते हैं इसे रूपी। और इसका सिंबल देखिए ऐसा होता है। आधिकारिक रूप से भारत को राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। 5 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये की चिन्ह को जारी किया गया था। भारत का आधिकारिक मुद्रा भारतीय रूपी का प्रतीक चिन्ह है। भारतीय मुद्रा से संबंधित सभी मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीय कोड INR है। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय पिता, अब तो दोस्तों वो हैं हमारे भारत के राष्ट्रपिता, कहा जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके पश्चात 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, तब से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक रूप से किसी को भी राष्ट्रपिता की उपाधि अभी तक नहीं दी गई है। ये बस मौखिक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सिंबल के बारे में। तो वो है भारत का राष्ट्रीय दिवस या नेशनल हॉलीडे। तो इसको ये जो है 3 है दोस्तों, एक नहीं 3 है। वो है सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, दूसरा है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, और तीसरा है महात्मा गांधी जयंती। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती को भारत का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, जबकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इसी कारण इन 3 दिवस को भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सिंबल के बारे में दोस्तों। तो वो है हमारा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो है हाथी। हाथियों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके बचाव के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। उस समय हाथियों को विरासत पशु घोषित करने का हाथियों के संरक्षण हेतु उचित योजना बनाकर हाथियों का बचाव करना था। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा और भारत के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई हो। आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपकी किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो या इससे रिलेटेड जानकारी उनके पास पहुंच जाए। दोस्तों इसी आशा के साथ धन्यवाद।